नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें बतानी थी जो मेरे मन में आ रही थी, जो एग्ज़ाम टाइम पर आपको ध्यान रखनी चाहिए और अगर आप उन गलती से करने से बचोगे तो आप पेपर में अच्छा परफ़ॉर्म करके आओगे। और दूसरी चीज़ मुझसे कई बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन्स पूछे और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज किया। तो वो क्वेश्चन्स मुझे लगे कि आप लोगों के मन में भी आ रहे होंगे तो आपसे डिस्कस कर लेने चाहिए। इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टाइम पे मैं बस ऐसे ही व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपका टाइम खराब कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये टाइम बहुत क्रूशियल है, 2 दिन एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं। आप पूरी जी-जान लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे, पर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे तो आप इसको 1.5x या 2x पे करके देख लेना और देखना लास्ट में आकर इस वीडियो को देखने का आपका जो पर्पस है वो वर्थ रहेगा, ठीक है? आपको ये नहीं फ़ील होगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। तो पहली चीज़ मैं बात करता हूँ, बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर हमारे मॉक टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न मॉक टेस्ट और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर क्यू क्वेश्चन्स मॉक टेस्ट। उन दोनों में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, क्या रियल एग्ज़ाम में भी आपके इतने ही मार्क्स आएँगे या ज़्यादा आएँगे, या कम आएँगे? ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो, मॉक टेस्ट हमारे लेटेस्ट ट्रेंड को देखकर बनाया गया होता है। इसमें हर चीज़ का ध्यान रखा जाए। जैसे कि क्वेश्चंस का लेवल आज के टाइम में कैसा होगा, अगर आज पेपर हो रहा है। जब लास्ट टाइम आरआरबी जेईई के फॉर्म्स निकले थे तब से 5 साल हो चुके हैं और आपको पता ही है कि 5 साल में कॉम्पिटिशन कितना बढ़ गया है और कॉम्पिटिशन बढ़ने से एग्ज़ाम के क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता ही बढ़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चंस का लेवल तो ज़रूर बढ़ेगा। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट में जो लेटेस्ट पैटर्न मॉक टेस्ट है उसके अंदर कुछ मॉक थोड़े ईज़ी लेवल के होते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। ये सब वैराइटीज़ मॉक टेस्ट में इसलिए डाली जाती हैं ताकि आप हर तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाओ। मान लो अगर एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट आ गया, तो बहुत बच्चे पैनिक कर जाएँगे और एग्ज़ाम खराब कर देंगे। लेकिन जिन बच्चों ने सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दिए हैं, वो इस सिचुएशन के लिए तैयार हैं, मॉक टेस्ट देने की वजह से। वो इस सिचुएशन में पैनिक बिल्कुल नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में बेटर परफ़ॉर्म करके प्रीवियस ईयर में आपको पेपर में वेरिएशन नहीं देखने को मिला, क्योंकि उनको सभी शिफ्ट्स को इक्वल लेवल पर रखना होता है ताकि नॉर्मलाइज़ेशन में किसी का लॉस ना हो। और 5 साल पहले क्वेश्चंस का जो लेवल था वो आज के कंपैरिज़न में थोड़ा ईज़ी ही मिलेगा आपको, एग्ज़ाम देने के बाद आप देखना। और ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू का कोई रोल नहीं है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। पेपर चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट बन जाए, जितना भी मॉडरेट लेवल का बने, जैसा भी बने, 80% से ज़्यादा पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर क्यू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो लेवल है, उसी लेवल का रहने वाला है। इसलिए मैं आपको हमेशा पीवाईक्यू पर करने के लिए जोर देता हूँ। अब आपको ये तो समझ आ गया कि तैयारी में मॉक टेस्ट का क्या रोल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है, ठीक है? लेटेस्ट पैटर्न मॉक टेस्ट का क्या रोल है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है। अब बात करते हैं आपके कितने मार्क्स आएँगे रियल टेस्ट में। तो देखो यार, मैंने बताया कि मॉक टेस्ट में वेरिएशंस होती है, पेपर ईज़ी भी होता है, डिफिकल्ट भी और मॉडरेट भी, ठीक है? अब वहाँ पर जो आपका एवरेज स्कोर आ रहा है, रियल एग्ज़ाम में आपका स्कोर उससे कम ही आएगा, या तो बराबर, बराबर भी मुश्किल है, उससे कम ही आएगा आपका। और जो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट को दे रहे हो, जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में जो मॉक टेस्ट बने होते हैं, उसमें जो आपका स्कोर आ रहा है, उसमें आप देखोगे कि आपका स्कोर जो है, मॉक टेस्ट से ज़्यादा ही आ रहा होगा। क्योंकि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, उसमें वेरिएशन नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि उनको एक ही जैसा पैटर्न रखना होता है, ताकि नॉर्मलाइज़ेशन में किसी का लॉस ना हो। 5 साल पहले पेपर जो है, आपको मैंने बताया कि आज के कंपैरिज़न में आपको ईज़ी ही लगेगा। तो उसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे होंगे लेटेस्ट पैटर्न मॉक से। तो उससे आपका स्कोर जो है रियल एग्ज़ाम में कम है। तो जो एक लाइन में अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो आपका जो मॉक टेस्ट में जो लेटेस्ट पैटर्न मॉक टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है, उससे आपका जो रियल टेस्ट में मॉक है, रियल एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं, वो कम आएँगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के जो मॉक टेस्ट है, उससे आई होप ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है? ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है इसके अंदर। मॉक टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न मॉक टेस्ट से कम स्कोर आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के मॉक टेस्ट से ज़्यादा स्कोर आएगा आपका, चाहे लिखवा के देख लो, 99% बच्चों का यही, इसलिए मैं कह रहा हूँ मॉक टेस्ट अच्छे से दिया करो। लास्ट दिन तक भी आपको देना है एक मॉक टेस्ट, क्लियर? अब दूसरी चीज़ आती है सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे बच्चों का डाउट आया, बहुत बच्चों ने मैसेज करे कि सर हमने पोस्ट प्रेफ़रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते टाइम अलग भरी थी, एप्लीकेशन फॉर्म में अलग पोस्ट प्रेफ़रेंस थी और अब हमारी पोस्ट प्रेफ़रेंस जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है? तो ये बहुत डाउट आ रहा था, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। देखो, परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, कई बार सिस्टम में क्या होता है, ग्लिचेस हो जाते हैं। तो ग्लिचेस की वजह से इस तरह के केस हो जाते हैं। तो आपको बस अपना पहले वाला जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसका प्रिंट आउट ध्यान से रखना, उसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अभी आप सब लोग इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो और अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस करो। एग्ज़ाम खराब हो गया तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एग्ज़ाम के बाद मैं आपको एक फ़ॉर्मेट दूँगा, उसी फ़ॉर्मेट में सब मेल कर देना आरआरबी को। मेल आईडी भी बता दूँगा और फ़ोन नंबर भी। मेल के साथ-साथ सब फ़ोन भी करना। ये बस इसलिए कि क्लैरिटी के लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इश्यू है, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, पर जो आपने फ़िल की है वही मानी जाएगी, टेंशन ना, जो स्टार्टिंग में आपने पोस्ट प्रेफ़रेंस फ़िल करी है। बस हम एक क्लैरिटी के लिए और उनको इस मिस्टेक के बारे में बताने के लिए उन्हें मेल करेंगे, ताकि वो इस पर ध्यान दें एक बार, और अगर रिप्लाई नहीं आता है
मेल का, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। फ़ोन पर वो आपको बस यही बोलेंगे कि हेल्पलाइन नंबर पर मेल कर दो, पर आप सब लोग फ़ोन करोगे और उन्हें कई अलग-अलग नंबर से फ़ोन जाएँगे, तो वो इस इश्यू के ऊपर ध्यान देंगे। और अभी इसकी कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से। अब तीसरा डाउट आता है कि सर हमारे नाम के वर्ड्स चेंज हो गए। मान लो किसी का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, बाकी स्मॉल, या फर्स्ट लेटर स्मॉल हो गया, बाकी सारे कैपिटल, किसी का सरनेम गायब हो गया, किसी की कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो देखो यार, इसकी बिल्कुल भी टेंशन मत, कोई दिक्कत नहीं है, उससे टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री करने देंगे? बिल्कुल करने देंगे। पर ध्यान रखना, एग्ज़ाम हॉल में कम से कम 2 आईडी लेकर जाना, और हो सके तो 3 आईडी ले लेना। ओरिजिनल लेनी है, फोटोकॉपी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। किसी एक आईडी में प्रॉब्लम होती है तो दूसरी आईडी आपको बचा लेगी। मैंने ये चीज़ फेस की हुई है, इसलिए बता रहा हूँ, आप ये गलती बिल्कुल मत करना, वरना दिक्कत होगी। 2 या 3 आईडी एग्ज़ाम में लेकर जाना, ठीक है? और ये वर्ड जो चेंज हुए हैं ना, मतलब जो आपके लेटर्स चेंज हुए हैं, इसके लिए आपको डीवी के टाइम पे बोलेंगे, और बोलेंगे इसके लिए एक एफिडेविट लगा दो, ₹150 का या ₹200 का बनता है, ठीक है? आप एक लेटर की बात कर रहे हो, यहाँ पर पूरा-पूरा सरनेम गायब होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक एफिडेविट लगता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है? तो आई होप अब इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी की ये प्रॉब्लम हुई है, तो आप टेंशन मत लो, अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दो, एग्ज़ाम के बाद ये सारी चीज़ें फिर डिस्कस करेंगे आराम से, बहुत टाइम, 2 दिन है एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से पढ़ो, क्लियर? अब चौथी चीज़ आती है कि सेफ स्कोर को लेकर, कि आपने सेफ स्कोर को लेके बहुत हल्ला मचा रखा है, और इतनी वीडियोज़ आप देखते हो यार सेफ स्कोर की, आप एक ही चीज़ को नहीं समझते कि कोई फ़ायदा नहीं है इसका अभी देखने से। देखो, पहले एक बात समझो आप लोग सभी, सेफ स्कोर का कोई मतलब नहीं है अभी। आपकी जितनी तैयारी है, आपके उतने ही मार्क्स आएँगे, जितने मार्क्स आपके अभी मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। अब मान लो, देखो इससे क्या होगा सेफ स्कोर की वीडियो देखने से, मान लो कि आपने एग्ज़ाम में 65 नंबर का एग्ज़ाम कर दिया, कि आपको 65 नंबर के क्वेश्चन्स आते थे, ठीक है? उसके आगे आपको नहीं आए। अब आपको ध्यान आएगा कि हाँ, मैंने उस यूट्यूबर की वीडियो देखी थी और उन्होंने बोला था कि 70 मार्क्स जो है सेफ स्कोर रहेगा इस वाले ज़ोन का। अब आप कहोगे कि यार मेरा 70 स्कोर तो नहीं बन पा रहा, मैं 65 के आस-पास ही रह जाऊँगा। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे गेस वर्क करोगे। और इस पेपर में गेस वर्क करना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पर 1/3 की नेगेटिव है, वहाँ पर बिल्कुल भी आपको गेस वर्क नहीं करना है। 1/4 की नेगेटिव जहाँ पर होती है, वहाँ पर गेस वर्क आप कर सकते हो, और उसके लिए मैं आपको कभी वीडियो बना के समझाऊँगा क्यों 1/4 वाले में गेस वर्क करना चाहिए और 1/3 में नहीं करना चाहिए। 1/3 में करोगे तो हमेशा नेगेटिव मार्क्स में ही जाओगे। हाँ, अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो आपको गेस वर्क करना चाहिए, चाहे वो 1/3 नेगेटिव हो, चाहे 1/4, क्योंकि वहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आपका आंसर ठीक हो जाए। ठीक है? तो 1/3 नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं करनी। अब मान लो आपने 65 से 70 पहुँचाने के लिए 4-5 क्वेश्चन्स पे आपने जो है नेगेटिव कर दिया, मतलब मार्क कर दी कि 70 पहुँच जाओगे, क्या पता कुछ ठीक हो जाए। और इसमें मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव की होती है, और आपने 65 से अपना स्कोर कर लिया 62। अब रियल एग्ज़ाम में कट ऑफ चलेगी 64। तो बहुत दुःख होगा, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत दुःख होगा। और वो एक-एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है। ये वो सब लोग अच्छे से जानते होंगे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से। जिन्होंने मेरी माई जर्नी ऑफ आरआरबी जेईई सिलेक्शन वो वाली वीडियो देखी है, उस वीडियो से आप देखना, आप समझ जाओगे कि 1 नंबर की कितनी कीमत होती है। मैंने 4 साल मैं वेटिंग लिस्ट में रहा हूँ 1 नंबर की। क्लियर? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी मत देखना, एग्ज़ाम के बाद देखना। क्लियर? तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, सेफ स्कोर के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं भागना है। तो ये अपना सेफ स्कोर का जो कीड़ा है ना दिमाग के अंदर, इसको निकाल दो और वीडियोज़ को देखना भी छोड़ दो। बस कोशिश करो कि मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ, जितना बेटर परफ़ॉर्म कर सकता हूँ एग्ज़ाम के अंदर, मैं वो परफ़ॉर्म। क्लियर? अब एक चीज़ और, जिन बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं वो बहुत परेशान हैं कि सर हम सेफ स्कोर के पास नहीं पहुँच पा रहे। तो सेफ स्कोर के चक्कर में मत पड़ो, पहले मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ यार, यहाँ पर जो है कट ऑफ जो है हर पोस्ट की अलग-अलग जाएगी। किसी पोस्ट की 75 भी जाएगी, किसी पोस्ट की 80 भी जाएगी, और किसी पोस्ट की 65 और 60 भी जा सकती है। तो आप ये मत सोचो कि आपके मार्क्स 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं, आप अपना बेहतर परफ़ॉर्म करने की कोशिश करो। कुछ नहीं पता, अगर आप एक पोस्ट के लिए भी क्लियर कर रहे हो ना, तो आप सीबीटी 2 का एग्ज़ाम दे के आ सकते हो। वो बात अलग है कि सीबीटी 2 के बाद आपको उसी पोस्ट के लिए कंसीडर करा जाएगा, लेकिन वो आपको सीबीटी 2 में बैठने देंगे, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और नेक्स्ट ईयर जब दोबारा फॉर्म आएँगे तो आप बैठ सकते हो, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि सेफ स्कोर 80 है, 70 है, इतने लाने हैं। अगर आपका कम भी स्कोर है तो एक आधी पोस्ट आपकी वहाँ पर भी निकल सकती है। बस अपनी तरफ से पूरी जान लगा दो, अच्छे से अच्छा करने की, अच्छे से क्लियर हुआ। मैंने आपको बताया हुआ है, ये वीडियो मैंने आपको बताई हुई है। ये वाली वीडियो है देखो यहाँ पर, बाकी आप चाहो तो अभी देख लो, अदरवाइज़ आप बाद में भी देख सकते हो कि कैसे काम करता है इनका सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने पूरा समझाया है। हो सके तो एग्ज़ाम के बाद देखना, ठीक है? ये समझ जाओगे आप कि हर पोस्ट की कट ऑफ अलग जाती है, और आपके कम मार्क्स होंगे तो भी आप सीबीटी 1 क्लियर कर सकते हो। तो ये सारी बातें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। देखो जैसे कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अभी देते रहना, एक टेस्ट आपको रोज़ देना है, एनालिसिस भी करनी है। क्लियर?
मॉक टेस्ट उसी टाइम पे देना जिस शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। मान लो कि आपका 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो उस टाइमिंग पर ही आपको एग्ज़ाम देना है। इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी। क्या होता है दोपहर के टाइम में हमें ज़्यादा आने लगती है, तो आप उसी टाइम पे एग्ज़ाम दोगे, 2-3 दिन भी दे लोगे ना ऐसे एग्ज़ाम तो आप आराम से वहाँ पे कंफर्टेबली एग्ज़ाम दे पाओगे। हर कोई बच्चा इस चीज़ को अपना लेना कि जिस टाइम पे आपका टेस्ट है, अब मॉक टेस्ट उसी टाइम पे दें। क्लियर? कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर सेंटर बहुत दूर है। तो यार ये रेलवे का रहता है, रेलवे के हर एग्ज़ाम में रहता है कि अगर उनको नहीं मिलते हैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर तो उनको दूर डालना पड़ता है। तो आप थोड़ा-सा मैनेज करो, 1 दिन पहले जाके देख सकते हो देख लो, अदरवाइज़ गूगल मैप वगैरह पे अच्छे से देख लो, वीडियो वगैरह यूट्यूब पे देख लो कि वहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है और कोशिश करो कि अगर दूर है तो 1 रात पहले आप वहाँ पे पहुँच जाओ और अगर अगले दिन दोपहर की या लास्ट शिफ्ट में है तो सुबह भी निकलोगे पहुँच जाओगे, लेकिन जिनका मॉर्निंग में है, वो ध्यान से जाना क्योंकि उनके ही ज़्यादा लेट होने के चांसेज़ हैं। कोशिश करना कि गेट क्लोजिंग टाइम से आधे घंटे, 1 घंटे पहले आप सेंटर पर पहुँच जाओ। क्लियर? 3 आईडी आपको कम से कम लेके जानी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है तो इस चीज़ को ध्यान से देखना, ये ज़्यादा गेस वर्क मत कर देना। और जिन भी लोगों का दिल्ली में सेंटर है 16 तारीख को, तो वो मेरे को नीचे सेंटर कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं कोशिश करूँगा किसी एक सेंटर पे आके आप लोगों से मिलूँ। मैं कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूँगा क्योंकि वो दिक्कत कर सकता है मेरे को भी और आपको भी। बस ऐसे ही हम नॉर्मल बातचीत करें, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा लेकिन दिल्ली वाली ही क्योंकि मैं दिल्ली जा रहा हूँ कल और मैं मंडे को दिल्ली में ही हूँ। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। बस मिलता हूँ आपसे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।